तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ये थोड़ी अच्छी फीलिंग आई मेरे को। तो चलो आज अभी करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ये आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना 11th में मैथ्स में? नहीं सर। थोड़ा तो पढ़ा होगा ना यार। 10th में पढ़ा। 10th में अच्छा, तो उसको ये तो पता है ना कि मतलब अगर किसी चीज के दो आउटपुट हैं तो उसकी एक के होने के चांसेस 1/2 एंड 1/2 हो जाता है। हाँ है ना? अगर 3 आउटपुट्स हैं तो एक का चांस 1/3 1/3 1/3 है ना? हाँ चलो, इतना ही चाहिए मेरे को, एकदम शुरू में जो आता है वही चाहिए। तो अभी देखो क्या हुआ कि लेट्स से मैं यहाँ पर n नॉट पार्टिकल्स में ले लेता हूँ, है ना? n नॉट पार्टिकल्स में ले लेता हूँ। तो n नॉट से मैं अगर हाफ लाइफ कर देता हूँ, यहाँ से t हाफ लाइफ गुजर गई, और t हाफ लाइफ गुजर गई तो बचेगा कितना? n नॉट बाई 2 रिमेनिंग, है ना? n नॉट बाई 2 रिमेनिंग हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझो कि n नॉट तो पहले थे, उसमें से बच गए हैं n नॉट बाई 2, तो यानी कि डिके कितने हो गए? डिके हो चुके हैं n नॉट बाई 2, है ना? जो बच गए हैं n नॉट बाई 2 है, मर गए हैं वो भी n नॉट बाई 2 है। तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि यार n नॉट में से कोई एक एटम मैंने चूज कर लिया, है ना? कोई एटम मैंने चूज कर लिया, कोई न्यूक्लियस मैंने चूज कर लिया, और इसके बचने के चांसेस अगर मैं आपसे पूछता हूं एक हाफ लाइफ के बाद में, आफ्टर वन हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ, चांसेस of one nucleus for survival, one nucleus for survival, बताइए क्या लिखा जाएगा? 1/2। क्योंकि अपने पास क्या था, कोई इतनी सारी भीड़ में एक न्यूक्लियस को मैंने पहचान लिया, उसके क्या है, या तो वो इसमें हो सकता है या तो इसमें हो सकता है, और मैं देख सकता हूं इन दोनों का नंबर बराबर है, यानी कि डिके होने के चांसेस भी आधे थे और बचने के चांसेस भी आधे थे। तो बचने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, मैं अगर करता हूं आफ्टर 2 हाफ लाइफ, चांसेस ऑफ वन न्यूक्लियस फॉर सर्वाइवल, 1/4 तो मैं देख सकता हूं एक और टी हाफ लाइफ कर दिया, टी हाफ लाइफ कर दिया, तो इधर कितना हो जाएगा? n नॉट बाय 4 रिमेनिंग हो जाएगा, और मरे हुए कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3n नॉट बाय 4 डिके हो जाएंगे। तो अब मैं देखता हूं कि भाई इसमें से रिमेनिंग में पहुंचना है तो उसके पास नंबर कितना था? n नॉट बाय 4। तो इसका मतलब यहां पर सर्वाइवल के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1/4। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आफ्टर 3 हाफ लाइफ, चांसेस ऑफ वन न्यूक्लियस फॉर सर्वाइवल 1/8, है ना? 1/8। आप देख सकते हो फर्दर अगला, अगर अब चेंज करता हूं थोड़ा सा, आफ्टर 3 हाफ लाइफ, चांसेस ऑफ वन न्यूक्लियस फॉर डिके, मरने के चांसेस 1/8 7/8 है ना? क्योंकि अपने पास 1/8 तो बचने के चांसेस हैं, तो बाकी होंगे मरने के चांसेस, यानी कि 7/8 होगा इसका डिके होने का चांसेस। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। बताओ दो हाफ लाइफ के बाद में कोई न्यूक्लियस अगर सरवाइव करेगा तो उसके चांसेस कितने हैं, सो ऑन एंड सो ऑन। तो जल्दी से नोट करो, अपन कुछ क्वेश्चंस और आगे बढ़ाते हैं।
डन 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 डन। साइड में हाँ तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैं इसकी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, और अब आज सवालों पर ध्यान देंगे अपन। एक मिनट, शेयर स्क्रीन, एंड ये रहा सवाल। और कहाँ है वो सवाल? वुडन 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 एक्सपेरिमेंट, वुडन पीसी रहा। क्वेश्चन नंबर 5, ये अपना क्या है, कार्बन डेटिंग का जो फंडा है वो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 5 आपको? हाँ सर। हाँ, बस इसको सॉल्व करना शुरू करें, सोचें क्या करें। सर बस फॉर्मूले में डाल देंगे वो। ठीक है ना सर। हाँ, उसको 12 into 50 कर देंगे। 12 into 50 कर देंगे। ठीक है, ये सही हुआ। सर 0.693/530 equals to 2.303। देखो ठीक है, मुझे लगता है काफी लोगों ने सही कर दिया है, मैं करता हूं। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पर 50 ग्राम था, और उसमें कहता है कि टोटल एक्टिविटी जो दिया गया है वो है 320 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। ठीक है, फिर क्या कर दिया कि जब अगर वो पार्ट ऑफ लिविंग ट्री था तो उसमें डिसइंटीग्रेशन, उसमें जो एक्टिविटी थी वो थी 12 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिनट पर ग्राम की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली सब कुछ पर ग्राम ही अगर कर लें तो सब कुछ काम अपना ठीक रहेगा, अपन कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर 320 था, तो 320 डिवाइडेड बाय 50 कर दिया जाए तो इतना बन जाएगा हमारे पास पर ग्राम की एक्टिविटी, यानी कि 32/5 बन चुका है। तो मैं देख सकता हूं मैं देख सकता हूं पहले वाले डिसइंटीग्रेशन थे 12 डीपीएस पर मिनट पर ग्राम, बाद वाले थे 32/5 डीपीएस सॉरी डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम बन चुका है। तो हमारे पास, मुझे पता है कि एक्टिविटी जो लिखी जाती है वो लैम्डा इंटू एन लिखी जाती है। तो एक्टिविटी एन पर डिपेंड कर रही है, और एन में लिख सकता हूं एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा लिख सकता हूं, तो लैम्डा इंटू टी लिख सकता हूं। तो अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि इनिशियल एक्टिविटी 12 होनी चाहिए थी जब वो मरा, मतलब लिविंग प्लांट था, लिविंग प्लांट से काट दिया गया, तो उसकी एक्टिविटी 12 होनी चाहिए थी। एन नॉट की वैल्यू हम 12 ले लेंगे, और बाद में इसका कितना हो जाएगा, दैट इज 32 इंटू 5 हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूं इनिशियल एक्टिविटी आप लिख सकते हैं, एक्टिविटी आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एन नॉट, और फाइनल एक्टिविटी अगर लिखें तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एन। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो मैं लिख सकता हूं एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। और एक और चीज दे रखा है, इसकी वैल्यू है 32/5 एंड इसकी वैल्यू है 12। तो अपन रेशियो ले लेते हैं, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, n अपॉन एन नॉट is equals to 32/5 डिवाइडेड बाय 12। तो n की वैल्यू कितना है, दैट इज n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, अपॉन नीचे में क्या था, n नॉट इज इक्वल्स टू 32/5 डिवाइडेड बाय 12,
और ये एन नॉट से एन नॉट गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से ये गया 3 बार, 4 से ये गया 8 बार, तो 8/15 आ चुका है। कितना? e पावर माइनस लैम्डा टी। तो e पावर माइनस लैम्डा टी इज 8/15। तो अभी देखो क्या अपने को लैम्डा की वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है। कितना है? यहां से पता लग जाएगा। ठीक है, तो अपने को दोनों तरफ ln ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू ln ऑफ 8/15। तो यहां से टाइम अगर लिखा जाए तो ये बन जाएगा ln ऑफ 8/15 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और साथ में मैंने कर दिया माइनस। तो अब देख सकते हो सर ये तो माइनस आ गया, टाइम तो माइनस हो सकता है क्या? नहीं। फिर कैसे माइनस आ गया? सर वो 8/15 8/15 है, तो ln की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका लोड ना लेना। और लैम्डा की वैल्यू अपने को दे रखी है, कैसे? हाफ लाइफ दे रखा है, तो उसकी मदद से आप ये निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। देखा, समझ में आया? इसी को बोला जाता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज कार्बन डेटिंग, है ना? एक डेटिंग तो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, डन। इसको हटा दूं, अगले पेज पे चलें? यस सर। ठीक है ना? तो आप क्या कर लेना, क्वेश्चन की जगह अपन ने कुछ नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन की जगह कर देना वो जो पीडीएफ मैंने दिया है, पीडीएफ एक्सरसाइज S2 क्वेश्चन नंबर 5, ताकि बाद में जाके आप उसको नोट डाउन कर पाए, क्योंकि बाद में थोड़ी ना आपके पास ऐसा पीडीएफ दिख रहा होगा सामने, लेकिन ये सवाल तो नोट्स में चाहिए अपने को। तो आप क्या कर लें, एक्सरसाइज S2 क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन अभी अपन ने लिखा है। ओके, अब करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो एक मिनट, मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 10। इसको क्लीन कैसे करें? मोर, ठीक है, हटा रहा हूं मैं, है ना? 10 क्या? क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ये आवाज आ रही है कहीं से? सेंड किया क्या सर? क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। नहीं सर, पीडीएफ सेंड किया क्या आपने? पीडीएफ कहाँ सेंड किया? अभी तो करूंगा ना, कल किया था लेकिन तुम लोगों के पास पहुंचा नहीं, वापस करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 करें, देखिए कैसे बनता है। ये HCV का पीडीएफ जिसे नहीं मिल रहा, मुझसे SMS कर लें, व्हाट्सएप कर लें, आई विल गिव यू। एनीवन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया जाए? सर 0.693 मतलब हम हमारे पास टी हाफ है ना, तो लैम्डा आ जाएगा 0.693/15।
तो इक्वल्स टू 2.303 बाय टी, मतलब 5 लॉग अपन ऑफ। नंबर से ज्यादा ये सोचते हैं कि तुमने किया क्या है ना। अपन नंबर से हाँ तो क्या समझ में आएगा मुझे। हाँ, तो आप ये हाँ, बताओ कि मतलब क्या किया। सर इनिशियल मतलब अभी की एक्टिविटी दिया गया है 296 डीपीएम दिया, हाँ और हम ना मतलब इनिशियल मतलब बहुत पहले की 5 घंटे पहले की एक्टिविटी 1 माइक्रो क्यूरी पर जी वॉल्यूम में थी, मतलब अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 1 मतलब 1 माइक्रो क्यूरी यानी 3.7 इंटू 10⁶ बाय वॉल्यूम ना, बाय मतलब वी, वो आ जाएगा। वी वॉल्यूम उसमें मतलब छोटे वॉल्यूम में नहीं थी वो हाँ 1 मतलब माइक्रो V volume क्यूरी में थी ना, पूरे ब्लड में डाली गई है। पूरे ब्लड में थी, तो डिवाइडेड बाय वी करेंगे, मतलब 1 वॉल्यूम में आ जाएगी तब की 1 सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक्चुअली ये सवाल अभी रिसेंटली ही जेई एडवांस में पूछा गया था, बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है ये सवाल। तो मतलब ये सवाल तो सब जगह ही आ सकता है और ये बहुत ही आसान सवाल भी है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा वो लेंथी देख के अपने को थोड़ा डर लगने लग जाता है। तो अभी देखते हैं क्या करना है। देखो क्या है, यहाँ पर सोडियम दे दिया गया जिसकी हाफ लाइफ है 15 आवर्स, है ना, 15 घंटे की है। फिर इसकी एक्टिविटी देखते हैं कि शुरू में जो हमने इंजेक्ट किया, तो वो जो इंजेक्शन में एक्टिविटी थी वो थी 1 माइक्रो क्यूरी, उसमें हमने इंजेक्ट किया है। फिर कहता है कि 5 घंटे बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब जब हमने ब्लड निकाला, तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी है 296 डीपीएम। फिर पूछा है बताओ टोटल ब्लड क्या होगा। तो एक्चुअली इस मेथड से हम ब्लड का अमाउंट निकाल सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि भाई काटो और उसको देख लो कितना निकल रहा है ना, लेकिन उसमें फिर इंसान भी मर जाएगा, तो फिर तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली इस तरीके से अपन इनडायरेक्ट वे में निकाल सकते हैं जिससे कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकल जाए, है ना। तो दूसरा तरीका तो समझ ही गए होंगे आप। अरे हाँ ना, तो बोलते रहा करो यार। हाँ सर। हाँ, तो अभी क्या है कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में है ना। चलो मैं वॉल्यूम मान लेता हूँ, वॉल्यूम कुछ है वी नॉट सेंटीमीटर क्यूब है ना। यूनिट का ध्यान रखेंगे अपन, वी नॉट सेंटीमीटर क्यूब है। तो शुरू में एक्टिविटी मैंने उसको ए नॉट लिख दिया, वो कितना है 1 माइक्रो क्यूरी, 1 माइक्रो क्यूरी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रो क्यूरी की अपने को वैल्यू दे रखी है, मतलब क्यूरी की वैल्यू दे रखी है, माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻⁶, और क्यूरी अपने को गिवन है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया 3.7 इंटू 10⁻4 dps। नाउ बाद में जब देखा जाए तो इसकी क्या दे रखा है, पर मिनट दे रखा है ना। तो अपन क्या करेंगे, या तो पहले वाली एक्टिविटी को डीपीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं या बाद वाले को कर लेते हैं। तो मुझे लगता है बाद वाले को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर ये तो एक्टिविटी क्या थी, ये तो एक्टिविटी थी पूरा जो अपन ने इंजेक्शन था उसकी, और वो इंजेक्शन क्या गया, पूरे ब्लड में गया। तो इसका मतलब एक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम, एक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। सर इसको निकालने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि हमारा बाद वाली जो एक्टिविटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम में दे दी गई है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के उसकी बात की गई। तो मैं देख सकता हूं ये बन चुका है 3.7 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम कितना था वी नॉट। तो दिस इज द इनिशियल एक्टिविटी फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड। इतना समझ में आता है? अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। तो इतनी एक्टिविटी है हमारे पास इनिशियल वाली, और फाइनल वाली अगर देखें तो दैट इज 296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो पर सेकंड में अपना यहाँ पे काम चल रहा था, तो यहाँ पर भी हम पर सेकंड में करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा डीपीएस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं पहले वाली एक्टिविटी अपने को पता लग चुकी है, बाद वाली एक्टिविटी पता लग चुकी है। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्टिविटी ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो ए की वैल्यू है बाद वाला यानी कि 296/60 इज इक्वल टू ए नॉट यानी कि 3.7 इंटू 10⁻4 अपॉन वी नॉट ई पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब क्या अपने को टाइम दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है कि इंजेक्ट करने के 5 घंटे बाद की, है ना। और लैम्डा क्या दिया हुआ है, लैम्डा हमें दिया हुआ है हाफ लाइफ, कहीं दिया दे रहा हाफ लाइफ। तो मैं बोल सकता हूं टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 15 आवर्स
इसका मतलब ln 2 by lambda हमारा बन चुका है, तो lambda इज ln 2 by 15। ठीक है, ध्यान दीजिए ये पर यूनिट आर में है, इसकी यूनिट जो थी पर यूनिट आर में, यानी कि टाइम भी पर यूनिट आर में ही पुट किया जाएगा। तो यहां से आ चुका है दिस इज 296 अपॉन 60 इज 3.7 इंटू 10 पावर 4 अपॉन वी नॉट, और ई पावर माइनस लैम्डा, माइनस तो माइनस, लैम्डा है ln 2 बाय 15 और t की वैल्यू बन चुकी है 5। अब पूरा यहां पर देखें तो अपने पास मात्र और मात्र कौन वेरिएबल बचा, बोलो, वी नॉट बचा है ना, कौन बचा है, वी नॉट बचा है। और वी नॉट किस में आएगा यूनिट, यूनिट हमने ली है सेंटीमीटर क्यूब या ml मिलीलीटर, या ml मिलीलीटर, या अपने को क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको सीसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीसी, है ना, सेंटीमीटर क्यूब बोलो या ml बोलो या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, दैट इज द सेम सिचुएशन। अच्छा, सीसी आपने कहीं और सुना है क्या, सीसी, सीसी इतना, सीसी उतना, सीसी डेंसिटी का इंजन, इसमें गाड़ी का इंजन, गाड़ी के इंजन में रहता है। तो एक्चुअली वहां पर भी गाड़ी के इंजन में भी सीसी से अपन देख सकते हैं कि कितना बड़ा उसका इंजन है जिसमें कि फ्यूल कंबशन होता है ना, पेट्रोल जलता है गाड़ी के अंदर। तो जिसका सीसी ज्यादा होगा, इसका मतलब वो वॉल्यूम जिसके अंदर में फ्यूल का कंबशन हो रहा है वो ज्यादा होगा। और अगर वो वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका मतलब हम एक बार में ज्यादा फ्यूल जला सकते हैं। और अगर एक बार में ज्यादा फ्यूल जला सकते हैं, इसका मतलब हम वहां पर ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली आपका अगर सीसी ज्यादा होगा तो उस इंजन से निकलने वाली पावर भी जनरली ज्यादा होगी, है ना। इसका आप देख सकते हो कि जैसे अपने पास जो मोटरसाइकिल होती है, जैसे अपना स्प्लेंडर ले लिया, तो उसमें कितना होता है सीसी, 100 सीसी का होता है वो, है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बुलेट की बात करता हूं तो वो 500 सीसी के भी होती है ना, 537 सीसी का उसका इंजन होता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में इतना डिफरेंस है सीसी का, तो यू कैन अज्यूम कि यार इसमें थोड़ी पावर जो है वो ज्यादा रही होगी। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप मतलब इसको नोट कर लो, है ना। और नोट करते टाइम ये ध्यान रखना कौन सा है, एक्सरसाइज S2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आपको ये सवाल अपने नोटबुक में बाद में नोट करना है, अदरवाइज भूल जाओगे सवाल क्या था, फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। ठीक है, तो ये पीडीएफ में दे ही दूंगा, तो जल्दी से ये नोट अगर कर लिया हो आपने तो अब अगला सवाल। और लेकिन ध्यान दीजिए इस सवाल को करना है लेकिन विदाउट यूजिंग पेन, पेन का इस्तेमाल ना करते हुए। तो सर किसका करेंगे, एक ही चीज है, दिमाग, है ना। थर्टी है तो 10 सेकेंड आ गया, तो मतलब ln 2 बाय लैम्बडा इक्वल्स 14.4 टू, ये आ गया 10 आ गया, बिल्कुल तो बिल्कुल 1 बाय तो लैम्बडा mean life निकाल 14. बस देंगे। हाफ लाइफ निकल गया तो अपना काम हो जाएगा कि यार मुझे क्या दिख हाँ रहा है, सर। पहले वाले 25% बचे हुए थे और 10 सेकंड बाद में 12.5% बचे हैं। 10 सेकंड इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर हाफ में लाइफ आधे निकल हो चुके हैं, तो यानी कि ये हाफ लाइफ होगी 10 सेकंड 10 ना, सेकंड। हाफ लाइफ हो चुकी है 10 सेकंड, तो मीन लाइफ भी उसके हिसाब से निकाल लेंगे क्योंकि ln 2 बाय लैम्डा आ चुका है, ln 2 बाय लैम्डा इज 10 सेकंड, तो अपने को लैम्डा आ चुका है ln 2 बाय 10, तो उस हिसाब से अपना 1 बाय लैम्डा कर देंगे तो 10 बाय ln 2 बन जाएगा और दैट वुड बी द मीन लाइफ। 14.4. हाँ, तो द टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड विल फर्दर रिड्यूस टू 6.25, तो इसका भी आधा करना है तो 10 सेकंड में और हो जाएगा काम, 10 सेकेंड 20 सेकंड। 20 सेकंड में काम हो जाएगा। ठीक है, अब एक और सर सवाल करते हैं जी, बोलो। सर वो 6.25% ऑफ द रिड्यूस्ड नंबर बोला ना, मतलब जो 12.5 थे उसके 6.25 होने को टाइम। The time in which the number of the undecayed nuclear will further reduce to 6.25 or the reduced number. नहीं, मतलब यार ये रिड्यूस हुआ ना 25 से 12.5 हुआ, उसका 6.25, उसका मतलब 6 ये करना है। तुम मतलब ये सोच रहे हो कि इसको 100% मानते हुए इसका 6.25 करना है, नहीं नहीं नहीं,
द टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर विल फर्दर रिड्यूस टू 6.25। फर्दर इसी को आगे बढ़ाना है ना यार, 25 से ऑफ द 12.5 रिड्यूस नंबर 12.5। क्यों दिया फिर सर? हाँ 6.25 ऑफ द रिड्यूस नंबर दिया ना। फर्दर रिड्यूस टू 6.25 ऑफ द रिड्यूस नंबर, तो ये नंबर कम होते जा रहे। ठीक है, तुम्हारा डाउट में समझ में आ रहा है मेरे को, अंग्रेजी की थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी अब फील होने लग गई है, लेकिन ज्यादा सेंस तो मुझे इसी से लग रहा है कि 25 का 12.5, 12.5 का 6.25 हो गया, ये ज्यादा सेंसिबल लग रहा है यहाँ पर। मतलब तुम्हारी बात मुझे ठीक लग रही है, थोड़ी सी अंग्रेजी का और बेटर कर सकते थे। कि मतलब यहीं पर अगर ये सिर्फ कर देते टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर विल फर्दर रिड्यूस टू 6.25%, बस अगर यहीं तक ही रोक देते तब भी काम हो जाता। हाँ 6.25 ऑफ इनिशियल दे दे तो काम। हाँ मतलब फर्दर रिड्यूस टू 6.25 से भी काम हो जाता, लेकिन टू द रिड्यूस नंबर इसका भी है। चलो इसका आंसर देख लेंगे, उसी से जज कर पा रहे हैं, अंग्रेजी से तो इतना क्लियर नहीं हो रहा। तो S2 का आंसर अगर देखें, S2 का आंसर, एक मिनट रुको, S2 का आंसर 40 सेकंड, तो कितना कर दिया 25 से ये इतना 25 से 625 है। 25 से ही किया हुआ है इसने, है ना, 25 से ही किया हुआ है इसका जो काम किया हुआ है इसने, 25 से काउंट किया हुआ, ये रहा ना। ठीक है ना, तो वो अंग्रेजी की दिक्कत है, छोड़ो ना। और अब ये रहा आखिरी जो जेई 2017 का सवाल है, और इसको अभी अपन करेंगे। एक मिनट में इसको हटाता हूँ, आ गया ये। हाँ, दिस क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जयेश, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, वो गलती से हो गया। हाँ वही करेंगे, मतलब वही 2.5 करेंगे। ml में ये 11 फायर में कितने निकलेगा, तो मतलब उससे ये 0 टाइम में कितना निकलेगा वो निकाल सकते हैं। इनिशियल एक्टिविटी 2.5 में, अगदी बरोबर, इसमें इतनी है तो उसमें कितनी होंगी? उसमें कितनी होगी, 2.4 ये इंटू 10 कंपैरिजन हो 5। जाएगा। तो देखो, आप इस तरह के सवाल जी एडवांस में भी मिल जाते हैं और काफी आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको अब हिंट दूंगा कि आयोडीन 131 जो है बीटा डिके करता है, और ये डिकेस टू ज़ीनॉन विद हाफ लाइफ ऑफ 8 डेज। फिर कहता है कि आयोडीन 131 को ब्लड में डाला, फिर कहता है अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इनिशियली जो है वो इतनी है 2.4 इंटू 10⁵ BQ। इट इज नोन दैट इंजेक्टेड सीरम विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, आधे घंटे में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी बॉडी में। आफ्टर 11.5 आवर्स 2.5 ml ऑफ ब्लड इज ड्रॉन एंड गिव्स एक्टिविटी 1115। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनिशियली इसका वॉल्यूम मैंने ले लिया V0 ml ले लिया, है ना, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इतना है, तो इसकी पर यूनिट वॉल्यूम जो एक्टिविटी होगी वो कितनी पाई जाएगी, वो होगी 2.4 इंटू 10⁵। ये तो पूरे में थी, डिवाइडेड बाय V0 कर दिया जाए तो ये मेरे उस ब्लड में आ जाएगी इनिशियली, जो कि 1 ml में था। अब हमने ब्लड कितना निकाला 2.5 ml,
तो 2.5 ml में 1115 BQ है, तो 1 ml में कितनी होगी, वो होगी 115 अपॉन 2.5 ml। तो इतनी एक्टिविटी बाद में है, इतनी एक्टिविटी पहले थी, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटू ई पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, और टाइम कितना हो चुका है, 11.5 घंटे, 11.5 आवर्स इज इक्वल टू इतना हो चुका है। तो अपने पास बचा कौन, पूरी इक्वेशन में मात्र वेरिएबल अगर देखें तो दैट इज वी नॉट, एंड वी नॉट सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से वी नॉट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जरूर करना पड़ेगा आपको, ये वाला थोड़ी सी मेहनत कीजिए, नहीं होता है तो अपन बात कर ही लेंगे। देखो कितना आसान सवाल था जेईई एडवांस का, ठीक है ना। ये फंडा आपको एनसीईआरटी बुक मतलब अपनी बोर्ड वाली किताब में भी मिल जाएगा, इस पे सवाल जो है बोर्ड वाली किताब पे भी मिल जाएगा। तो वंस अगेन नॉट अ ह्यूज क्वेश्चन, बट अपना मेरा पॉइंट यही था शुरू से ही, जब से मैंने मॉडर्न पढ़ाना शुरू किया था, दैट इज कि मॉडर्न का अस्तित्व बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसका ROI सबसे ज्यादा होता है। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने 100 रुपए लगाया तो ये 200 रुपए करके देगा। अपना लगा क्या रहे हैं आप, पैसा नहीं लगा रहे हैं आप, टाइम लगा रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पर 10 घंटे लगाओ और किसी और चैप्टर में 10 घंटे लगाओ तो इसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पहली बात तो सवाल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये बना नहीं सकते, है ना, मतलब बना भी लिया तो अभी अपने पास क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, कि अपने पास कम से कम 4 5 6 सवाल, इस तरह से 4 से 6 सवाल अपने को दोनों पेपर मिला के, पेपर 1 और 2 मिला के मिल ही जाते हैं। तो इमेजिन कि अपन ने सवाल अगर देखें तो अपने पास क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अगर मैं तमीज से पढ़ूं, मतलब अगर सामने सामने बैठ के पढ़ाऊं, सिर्फ पढ़ाना ही होता, डिस्कशन नहीं होता, तो 1 से सवा लेक्चर में काम खत्म हो जाता है ना। फिर मैटर वेव, वो तो आधे लेक्चर या 45 मिनट्स में काम हो जाता है ना। और फिर उसके बाद कौन आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक बार तो ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वापस से यहाँ पढ़ा है, मतलब रिवीजन ही हो गया एक तरीके से। फिर आता है एक्सरे, तो एक्सरे तो बेसिकली है ही क्या कि उसमें तो अपना एक सेटअप है, उस सेटअप में 2 वे बनती हैं, कौन सी वाली, एक तो कंटिन्यूस वाली और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वाली। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वाले में हमने देख लिया किस पर डिपेंड करता है, जेड पर डिपेंड करता है। कंटिन्यूस वाले पे किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा, वो किस पर बताए, डेल्टा वी पर करता है। कंटिन्यूस वाले स्पेक्ट्रम का जो लैम्डा डिपेंड करता है डेल्टा वी पर डिपेंड। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा, न्यूक्लियर देखा, एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड रेडियो एक्टिविटी। तो वंस अगेन रेडियो एक्टिविटी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या अभी तक, नहीं पढ़ा, उसमें केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे आप अभी थोड़े दिनों में ही, मतलब हो सकता है कभी भी तो, लेकिन आपको वो पढ़ेंगे आप थोड़े दिनों में, इसमें केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। और इनफैक्ट आपने वो तो पढ़ा ही है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की जो मैथ्स बनती है वो काफी ज्यादा मैच करती है रेडियो एक्टिविटी से, तो यू कैन जज ओवर देयर कि हाँ भाई ये कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। तो ये काफी सारे जेई के सवाल हैं, अपन करेंगे, है ना, और ये होमवर्क में दिया जाएगा आपको, है ना, एक होमवर्क में दिया जाएगा। चलो एक सवाल ये बड़ा आसान सा है, ये करके देख लो, ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। तो अपने नोटबुक में जरूर डाल देना कि जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर, जेई कौन सा है, 2010 का सवाल है ना, 2010 का सवाल है।
देखो क्या करें, कोई बताएगा कैसे करें इसका? इसमें इन 2 पॉइंट पर ध्यान दे दोगे तो अपना तो काम हो जाएगा। दो साल के बाद में एक्टिविटी 4 से लेकर मतलब ln ऑफ dn by dt 4 से लेकर 3 तक पहुंच गया। नीचे ग्राफ दिखा ही नहीं, मतलब ऊपर का 17 ही क्वेश्चन। हाँ ये ग्राफ भी है ना, ग्राफ भी है। सर वो स्लोप से अपने को लैम्बडा मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा, और लैम्डा मिल गया तो अपने को उसका हाफ लाइफ सब मिल जाएगा। तो एक्चुअली हाँ। अपने पास dn by dt दिया हुआ है, यानी कि एक्टिविटी दिया हुआ है, यानी कि वो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू ई पावर माइनस लैम्डा इंटू एन नॉट, सॉरी लैम्डा इंटू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये तो कौन है, एक्टिविटी है। लेकिन ध्यान दीजिए ये इसका ग्राफ नहीं है। किसका ग्राफ है ये? ln लेना है एक्टिविटी का, यानी कि इसका ln ले लिया जाए तो ln ऑफ a इज इक्वल्स टू ये बना लैम्डा इंटू एन नॉट का ln, फिर माइनस लैम्डा इंटू टी बन चुका है। इसका मतलब ये तो अपने को y एक्सिस पे लिया था, ये अपने को x एक्सिस पे लिया था, तो दिस इज व्हाट, स्लोप। तो स्लोप की मदद से अपने को लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा अगर आ गया तो अपने पास पता लग जाएगा कि इतने साल में इतना होने वाला है। तो 4.16 ईयर में भी पता लग जाएगा कि कितने फैक्टर से ये कम या ज्यादा हो रहा है। ज्यादा तो क्या होगा, कम ही होगा। कितने फैक्टर से ये कम होने वाला है। बात समझ में आती है क्या? मैं करूं या कर लोगे? यूनिट का ध्यान रखना बस। देख लो, समझ लो, कोई समस्या हो बताओ। अरे ये बिना आंसर तक पहुंचाए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई समस्या तो नहीं होती ना। मतलब ये इसलिए करता हूँ कि आप उसको सॉल्व करें आगे जाके, जो है अपने जीवन में आगे जाके अपना पेन चलाने की आदत लगा लें। और बाय चांस अगर पेन चलाने के बाद में कोई अगर आंसर मैच नहीं करता है तो यू कैन आस्क मी अगेन। अरे यार एक तो ये बोलते नहीं हो, ऐसे बैठे रहते हो फोन साइड में रखा हुआ हो जैसे। नहीं ठीक है, तो चलो अपना यहाँ पर इसी के साथ में होता है मॉडर्न फिजिक्स समाप्त, है ना। मॉडर्न फिजिक्स समाप्त होता है। और मॉडर्न फिजिक्स में कहीं से कहीं तक कोई कंसर्न हो, अपना कोई डाउट हो तो आप अभी बोल सकते हैं। सर इसके बाद क्या है? इसके बाद में अपन प्रॉपर 12th वाला जो ऑर्डर है वो फॉलो करेंगे। अपन एक बार आज शाम तक में फाइनल करके मुझे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करेंगे, है ना। अभी आज शाम तक मैं सोच के मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फिर देखते हैं क्या होता है। यस ठीक है ना। तो अभी ये सवाल हैं, ये सब करते जाइए, ये अपना लाइफ का ध्येय है, उद्देश्य है ना। ये सभी सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल है, मजा आएगा करने में, है ना। करना, और कोई दिक्कत होती है, अपना कोई डाउट होता है तो अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन रिवीजन के बारे में अब सोच लेते हैं, जो अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शुरू करते हैं, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू करके अपन आते हैं रेडिएशन पर, आते हैं फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ पर आते हैं ना। थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि अपना जो भी चीजें हैं वो टच में रहें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं बात करता हूँ, तो उसमें क्या आया था, एक सेटअप बना हुआ था जिसमें कि लाइट आई, है ना। सबका ध्यान इधर, अब कोई नोट वोट नहीं करेगा। सो लाइट आई, मेटल प्लेट पर आई। मेटल प्लेट पर अभी क्या हो रहा था, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन होना शुरू हुए। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या सभी वेवलेंथ के लिए हो जाएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन एमिशन सभी वेवलेंथ के लिए होंगे क्या? एक या उससे नीचे, एक पर्टिकुलर या एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या उससे नीचे। वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी वजह से बनेगी? वर्क फंक्शन की वजह से बनेगी। तो हमारे आने वाली लाइट अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी रखती है तो इसका मतलब एमिशंस पॉसिबल हैं, और अगर आने वाली लाइट वर्क फंक्शन से कम एनर्जी रखती है तो इसके एमिशंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर हम लिखें तो वो क्या लिखते हैं, h-5 लिखा जाता है। तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन के पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी?
नहीं होगी। हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 बनेगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी h-5 बनेगी। इस 0 से लेकर मैक्सिमम तक के सभी काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास पॉसिबल हैं। फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कि जो दोनों प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंचने लगे। अब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो हमने क्या कर दिया कि सपोर्टिंग पोटेंशियल लगा दिया। तो पहले अगर 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे तो 100 में से 10 अगर अपने आप पहुंच रहे थे, तो पोटेंशियल लगाने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन पहुंचने वाले बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब करंट बढ़ने वाला है। तो पोटेंशियल बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाया। एक पोटेंशियल बढ़ाने के बाद में एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ चुका है। उस करंट को किस नाम से जानते हैं? सैचुरेशन करंट। इससे ज्यादा करंट पॉसिबल है क्या हमारे पास में? नहीं है। दैट इज द मैक्सिमम करंट विच वी कैन ऑब्टेन ओवर दैट सेटअप। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे पर सेकंड, अगर दूसरी प्लेट पर पहुंच जाए तो उससे ज्यादा चार्ज तो हम नहीं प्रोड्यूस करवा सकते। तो दैट इज द मैक्सिमम करंट विच वी कैन ऑब्टेन ओवर देयर एंड दैट इज द सैचुरेशन करंट विच वी नो। दूसरी बात है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रोकने का। उल्टी डायरेक्शन में करंट पास करते जाओ और पूरा करंट स्टॉप हो जाना, फ्लो। नहीं, एनोड की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं। हाँ नेगेटिव लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का पर्पस क्या है? मतलब उस पहले जो जिसने सबसे बोला करंट के वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो रोक करंट लेना। फ्लो को स्टॉप करना। हाँ, फ्लो को स्टॉप करना। और वो कैसे होगा? जब हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को यदि हमने रोक लिया, हम इस लायक बन गए कि मैक्सिमम वाले को रोक दिया, पहलवान को रोक दिया, तो बाकी मरे हुए तो अपने आप ही रुक जाएंगे। ठीक है, तो वो करंट वाली बात तो है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन किसके साथ में होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर पाएंगे ना। मतलब आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट कहने का मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे? हम निकाल पाएंगे कि E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h-5। इज दैट करेक्ट? हाँ सर। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखे हमने। फिर उसके बाद में हम पहुंचे थे इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी से रिलेटेड हमने प्रेशर देखा था। तो अगर मैं देखता हूं कि एक प्लेट पर अब्जॉर्प्टिविटी है, एक प्लेट पर अब्जॉर्प्टिविटी 100% है और आने वाली इंटेंसिटी I थी और परपेंडिकुलरली आती है, तो बताइए प्रेशर क्या बनेगा? I by C। और अगर रिफ्लेक्टिविटी 100% है, अब्जॉर्प्टिविटी 0 है, 2I by C। और अगर मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर अब्जॉर्प्टिविटी A है और रिफ्लेक्टिविटी 1 - A है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? इंटेंसिटी I का A वाला फ्रैक्शन तो क्या कर रहा है? अब्जॉर्प्टिविटी में काम आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा A इंटू I by C। और इतना वाला फ्रैक्शन क्या कर रहा है? रिफ्लेक्टिविटी में काम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 - A इंटू I by C। तो इसको जोड़ोगे तो अपने पास बन जाएगा 1 + A 1 + 1 माइनस क्या बन रहा है? 1 + R प्लस R। हाँ, R में बन जाता है। हाँ, 1 + R में बन जाता है। ये अपन ने A में लिया है तो इसलिए माइनस आ रहा है। तो इस तरह से अपने पास क्या बन जाएगा? अपने पास प्रेशर बन जाएगा। अगर मैंने एंगल कर दिया, अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये अपनी प्लेट थी, प्लेट में ऐसे मैंने एंगल बना दिया। एक मिनट, इसको अगर मैं ये कर देता हूँ, ये प्लेट है, प्लेट में इस तरह से रेडिएशन आ रहे हैं नॉर्मल के साथ में एंगल थीटा बनाते हुए, तो अपने पास रेडिएशन प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कम होगा। और किस फैक्टर से कम होगा? cos स्क्वायर थीटा से। और अगर फोर्स की बात करता हूँ यहाँ पर, तो फोर्स किस फैक्टर से कम होगा? cos थीटा से। तो फोर्स अगर cos थीटा से कम हुआ तो प्रेशर कैसे cos स्क्वायर थीटा से आ गया? इसका एरिया ऑफ सर्किल। आप देख सकते हो ये वाला एरिया, ये अगर A0 था तो ये वाला एरिया जो बनेगा वो बनेगा A0 बाय cos थीटा। नहीं, A0 cos थीटा शायद, क्या बनेगा? नहीं, A0 बाय cos थीटा बनेगा। तो एज यू कैन सी कि एरिया बढ़ चुका है तो प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब मैं करता हूँ, लेट्स से ये कोई सिलेंडर है ना, ये कोई सिलेंडर है और ये लाइक कैसे ड्रॉ, ये रहा सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर है, इस पे पैरेलली लाइट रे आ रही है जिसकी इंटेंसिटी I0 थी, इसका रेडियस मैंने R ले लिया और इसकी हाइट मैंने H ले ली।
तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस पर रेडिएशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना है। गिवन है कि यहाँ पर 100% अब्जॉर्प्टिविटी है, 100% अब्जॉर्ब कर दिया। तो वी आर इंटरेस्टेड कि इस पर जो रेडिएशन की वजह से प्रेशर लगेगा व्हाट वुड दैट बी। सर वो प्रोजेक्टेड एरिया इंटू एच इंटू 2r आ जाएंगे प्रोजेक्टेड एरिया। बिल्कुल, पहली बात तो ये प्रेशर लिखा जाएगा I नॉट बाई सी और प्रोजेक्टेड एरिया लिखा जाएगा 2r इंटू एच। एक रेक्टेंगल दिखेगा अपने यहाँ पर। मैं अगर ऐसा एक रेक्टेंगल बना दूं जिसकी ये वाली विड्थ है 2r और ये अगर h है, तो 2r इंटू एच से एरिया बन गया, इंटू प्रेशर कर देंगे तो दैट वुड बी द फोर्स जनरेटेड ओवर हियर। फिर आता है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली में क्या बोलते हैं, h बाई पी लिखा जाता है उसका मोमेंट, उसका वेवलेंथ, और उसमें p की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या लिख दिया था, उसको रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख दिया था। अगर काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ कि उसे एक्सेलरेट करवा गया डेल्टा वी से, तो ये आ गया h अपॉन रूट ओवर 2m इंटू ई डेल्टा वी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये कितना आ गया था 150 बाई डेल्टा वी, और ये किसमें आ गया था, एंगस्ट्रॉम में। अब इसके बाद में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह एक गैस पार्टिकल की बात करता हूँ, तो गैस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली कितनी लिखी जाएगी, 3/2 kT बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा उसके लिए भी कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ बना हुआ है। फिर उसके बाद में चलो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो हमारे पास बन चुका है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी बन चुका है, और p को अपन लिख सकते हैं h बाई एम वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, बोर वाला जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो अभी क्या है, मैं इसको सोचता हूँ कि क्या है कि यहाँ पर ये लिया न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिवॉल्व अगर करते हुए इलेक्ट्रॉन पाए गए तो वो भी क्या कर रहे होंगे, वेव फॉर्म कर रहे होंगे, और वेव फॉर्म कर रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की ऐसे वेव बना रहे होंगे, है ना। ये ऐसे इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, मतलब ये ऐसे दिखाना चाह रहा है ना, लेकिन वो घूमता हुआ। तो अभी देखिएगा कि ये मैंने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस लिया, ये अपना फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। तो इसमें वेव जो अपना बोर मॉडल है उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की मदद से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, रिलेट करते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट वेवलेंथ, ये सेकंड वेवलेंथ और ये थर्ड वेवलेंथ, मतलब अपने अगर ये थर्ड ऑर्बिट में है तो यहाँ पर ये स्टैंडिंग वेव बनाएगा। अपन ने वेव अभी नहीं पढ़ा है ना, नहीं सर, वेव नहीं पढ़ा है। तो वेव में एक्चुअली एक पार्ट बनता है स्टैंडिंग वेव का। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टैंडिंग वेव में क्या होती है, कहीं से कहीं तक ट्रांसफर नहीं होती। जैसे मैंने एक रस्सी यहाँ पर पकड़ ली है ना, ये रस्सी ऐसे पकड़ ली और बीच में मैंने ऐसे झटका मार दिया, ऐसे स्ट्रिंग को मार दिया ऐसे, तो वो क्या होगा, ऐसे वाइब्रेट करती जाएगी, उसकी एनर्जी कहीं मिस नहीं होगी। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जो है यहाँ पर बंधा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है जिसमें कि उसकी एनर्जी कहीं बाहर नहीं जा रही है। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, इसमें वेवलेंथ देखें तो ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n इक्वल्स टू 3 पर 3 लैम्डा, n इक्वल्स टू 2 पर 2 लैम्डा, n इक्वल्स टू 1 पर 1 लैम्डा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर इसका 2 पाई r जो बना हुआ है, ये वाली जो लेंथ बनी हुई है वो कितना बन गया है, वो बन चुका है 3 लैम्डा थर्ड ऑर्बिट के लिए। फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या लिखा जाएगा, 2 पाई r, कौन सा r, फोर्थ ऑर्बिट का r इज इक्वल टू 4 लैम्डा। और अगर 2 पाई फिफ्थ ऑर्बिट की बात की जाए, 2 पाई r फिफ्थ ऑर्बिट का इज इक्वल टू 5 लैम्डा। तो ये गेट माय पॉइंट कि जनरल अगर लिखा जाए तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ कि यहाँ पर ये बना है n लैम्डा बाय 2 पाई इज इक्वल टू r बन चुका है, और लैम्डा को क्या लिखेंगे, ये बनेगा हमारा h बाय एम वी। तो एम वी को उधर ले गए तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से हम पहुंच पा रहे हैं, डी ब्रोगली की मदद से हम पहुंच पा रहे हैं बोर्स पोस्टुलेट के पास में। समझ में आ रहा है क्या हुआ? और यस सर।
कि स्टैंडिंग वेव की मदद से हम ये समझते हैं कि 2 पाई आर यानी कि जो पेरीमीटर की लेंथ है वो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, और वो n क्या है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ पर हमने देखा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, उसको वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो हमारा बन चुका है mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। फिर डी ब्रोगली खत्म हुआ, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक खत्म हुआ, फिर उसके बाद कौन आता है, एटॉमिक आता है। तो एटॉमिक में अपने पास दो ही चीजें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है, और वो होता है एक तो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और दूसरा है k q1 q2 बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सारी की सारी चीजें अपन ने इसी से डेवलप करी है। ईच एंड एवरीथिंग, जो अपना रेडियस हुआ, अपनी स्पीड हुआ, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डेवलप्ड ओवर देयर। तो ये जो है इसको कूलाम्स फोर्स भी कहा जाता है, कूलाम्स फोर्स। और ये जो लॉ लिखा हुआ है, जो ग्रेविटेशन लॉ लिखते थे ना, उसी प्रकार से ये लॉ भी लिखा हुआ है, इसको लिखा जाता है कूलाम्स लॉ, है ना। ये अभी पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब अपन पढ़ेंगे तब उसमें अपन देखेंगे। तो ये है कूलाम्स लॉ, और ये है कूलाम्स फोर्स। इस फोर्स को कहा जाता है कूलाम्स फोर्स। तो इसकी मदद से ही अपन ने सारे डेरिवेशन करे हैं, चाहे अपना स्पीड हो, चाहे अपनी रेडियस हो। अच्छा बताओ, स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कैसे डिपेंडेंट होती है, किस तरह से डिपेंडेंट होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनफैक्ट z बाय n होती है, प्रोपोर्शनल टू v, प्रोपोर्शनल टू z बाय n होता है। ठीक है, यानी कि स्पीड n बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी। यानी कि पास वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और दूर वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। फिर मैं अगर बात करता हूँ किसकी, लेट्स से फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की बात। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शन में आता है? n क्यूब बाय z स्क्वायर। n क्यूब बाय z स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो ये चीजें जो है प्रोपोर्शनलिटी अपने को ध्यान होनी पड़ेगी, ये जो चीजें हैं वो अपने को ध्यान होनी पड़ेगी, ताकि अपना जो मैट्रिक्स मैच टाइप का कोई सवाल आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर डिराइव करने में बड़ी बैंड बच जाएगी, तो वो मतलब बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन पता भी होना चाहिए डिराइव करना कैसे है। ये रहा सारा डेरिवेशन, इन दोनों की मदद से डेरिवेशन करना है। अपने पास स्पीड भी आ जाएगी, अपने पास आर भी आ जाएगा, अपने पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बन जाएगी, एंड ईच एंड एवरीथिंग अपन इसकी मदद से निकाल सकते हैं। फिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हमने कौन देखा था, हमने देखा था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल फेल क्यों हो गया था? क्योंकि वहां पे कुछ चीजें वो एक्सप्लेन कर रहा था, कुछ चीजें नहीं कर पा रहा था। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो हुआ था वो कौन सा था? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो किया था, उस चीज को थॉमसन मॉडल की मदद से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन किया था कि न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड में फेलियर क्यों हुआ? ऑफ एटम, क्योंकि जो स्टेबिलिटी पार्टिकल्स है वो पीछे भी आ रहे हैं। मैक्सवेल मैक्सवेल वो चार्ज रूल के लिए मैक्सवेल ऑफ इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल था ना वो। इलेक्ट्रॉन जो स्पेक्ट्रम है एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी लूज करके अपने न्यूक्लियस में फंस जाएगा और एटम को अनस्टेबल कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अपना जो चीजें हैं वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं, यानी कि एटम अनस्टेबल नहीं बन रहा है। दैट मीन्स आपको क्या बना हुआ है कि यहाँ पर मतलब रदरफोर्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद में बोर भाई साहब आए, तो उन बोर भाई साहब ने अपने को क्या बताया कि यार वो घूमेगा तो ऐसे घूमेगा जहां पर कि उसका एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई होगा, उसी ऑर्बिट में घूमेगा। और अगर इस ऑर्बिट में वो घूम रहा है तो उसमें एनर्जी ना तो लॉसेस होंगे ना ही उसकी एनर्जी गेन होगी, वो कांस्टेंट एनर्जी से घूमता रहेगा। अब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अगर ट्रांजिशन करता है तो यहाँ से एनर्जी निकल सकती है। तो इसकी मदद से हमने डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम देख लिया हाइड्रोजन का, उसको एक्सप्लेन करने में हम सफल रहे, हम उसके लिए सक्सेसफुल रहे। तो इसलिए ये वाला मॉडल जो है हम करते हैं। और ध्यान दीजिए, जो बोर मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पर काम करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पर काम करता है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन हो गया, हीलियम 1+, लिथियम 2+, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की स्पीशी पे अपने काम करने वाला है। और फिर इसके बाद क्या होंगे, ट्रांजिशन होंगे। तो ट्रांजिशन की एनर्जी होगी, तो अपन क्या बोलते हैं, 1/λ इज इक्वल टू rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। सर n1 n2 क्या है? अपने को n1 n2 ऐसे लेना है ताकि लैम्डा पॉजिटिव आ जाए, है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाना n1 कौन सा n2 कौन सा, अपने को लैम्डा पॉजिटिव आ जाए ऐसा कर दे रहा है, ठीक है। तो उस तरह से काम भी बन जाएगा।
फिर उसके बाद में अपने पास आता है कि नंबर ऑफ रेडिएशन या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह कितनी दिखेगी। तो अपन ने कितना देखा था कि अगर n से 1 तक कूदता है तो NC2 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, अगर N2 से N1 कूदता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी? N2 minus N1 plus 1 C2। N2 minus L1 plus 1 C2 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा थे, खूब सारे नंबर ऑफ एटम्स थे, तो ऐसा बन जाएगा। अगर 1 एटम है तो मैं पूछता हूँ कि n से 1 तक कूदने में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी पाई जा सकती हैं? N minus 1। n-1। ध्यान दीजिए मैंने मैक्सिमम वर्ड यूज किया है। और अगर सेकंड में बात करता हूँ कि n2 से n1 तक कूदने में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी पाई जा सकती है? दैट वुड बी n2 minus N2 n1। minus N। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना थोड़ा सा आइडिया भी लग चुका है अपने को एटॉमिक का। तो इसके साथ में अपना होता है मॉडर्न समाप्त। होमवर्क में आप कर लीजिए S1 खत्म, है ना, जो PDF में डालूंगा उसका S1 खत्म आप S1 एक्सरसाइज एंड डू इट। ओके, तो चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।